मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में सबसे पुराने बंगाली क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल में। और आप ये तस्वीरें देखें, 101 साल हो चुका है बंगाली क्लब को और 88वां साल है ये दुर्गा पूजा का। तो जो लोग दुर्गा पूजा की बात करते हैं, ख़ासतौर से पहला जिक्र कोलकाता का आता है अपने भव्य पंडालों और भव्य मूर्तियों के लिए। लेकिन जो लोग कोलकाता नहीं जा सकते, मुंबई वासी, उनके लिए यहाँ पर एक मिनी बंगाल बना हुआ आपको दिखेगा बंगाल क्लब में। तो शिवाजी पार्क में स्थित ये जो बंगाल क्लब है वो 1922 से दुर्गा पूजा की मेज़बानी कर रहा है। 101 साल पुराना ये क्लब है। 88वां साल है ये दुर्गा पूजा का। 2.5 एकड़ में फैली जो ये जगह है, वहाँ 30 फीट का ये पंडाल तैयार किया गया है, बेहद ही खूबसूरत आप देखें, जिसमें 19 फीट की देवी की ये मूर्ति स्थापित की गई है। राज्य की सबसे ऊंची मूर्ति होने का दावा किया गया है। यहाँ की मूर्ति पर्यावरण के अनुकूल है। सुबह की पूजा पारंपरिक बंगाली रीति रिवाजों का पालन करती है। शाम में धुनुची नृत्य प्रतियोगिताएं और शंख बजाने की प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों से भरी होती हैं। पंडाल में सालाना 2 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। भक्तों को भोग परोसा जाता है। वास्तविक बंगाली संस्कृति और उत्सव का अनुभव करने के लिए इस पूजा में लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं स्टेज पर हैं और पारंपरिक गीत सामने पेश करने वाली हैं। और इस बार क्या है ख़ास, ज़रा वो भी समझेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ जॉय चक्रवर्ती जी हैं, यहाँ के प्रवक्ता, और प्रसून रक्षित जी हैं, यहाँ के सदस्य बंगाली क्लब के। सबसे पुराना बंगाली क्लब सर, इस बार 88वां साल है और सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर बताई जा रही है। इस बार क्या है ख़ास? ये साल हमारे ख़ास है, जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इधर का जो पंडाल, जो डेकोरेशन हम लोग ने किया है, ये बहुत ख़ास किया है। हमारे माँ दुर्गा जो है, शी इज़ द एपिटम ऑफ पावर, एनर्जी। तो हम लोग ने जो बनाया है ये है दिव्यज्योति टेम्पल। और इसका मतलब है, आप देख रहे हैं, बहुत सारे लाइट, लैम्प और शीशा का यूज़ किया गया है। तो ये सब चीज़ एलिमेंट्स जो कैरी करते हैं वो है एनर्जी का। तो उस तरीके से हम लोग ने सजाया है। और बाहर देखेंगे तो बड़ा एलिफेंट रखा गया है और जो इस तरीके से डेकोरेशन किया गया है, सबको लगेगा कि कलकत्ता से, बंगाल से 2000 किलोमीटर दूर होते हुए भी एक बंगाली कल्चर हम लोग ने बनाया है। इसके सिवा पास में है हमारा कमर्शियल स्टॉल, जहाँ पे उधर के हैंडीक्राफ्ट्स सामान सब मिल रहे हैं। तो लोग बॉम्बे में बैठे बैठे कलकत्ता का पूरा एक जो एनवायरनमेंट, जो माहौल बनाया जाता है, वो हम लोग ने बनाया। आज गवर्नर भी पहुंचे थे, और ऐसे आने वाले दिनों में जो लोग आ रहे हैं उन्हें कौन कौन नजर आएंगे पंडाल में? ऐसा है ना कि देवी का ये बुलावा है, देवी आह्वान करती हैं, तो कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो आते हैं और उनके आने से पहले हमको पता चलता है कौन आ रहे हैं। बाकी हमने सभी को आमंत्रित किया है, तो कौन आएंगे ये मतलब आज के दिन बोलना मुश्किल है। गवर्नर साहब का कंफर्म था, वो आकर गए। हम लोग जैसे लास्ट ईयर 100 साल किए थे, इसका मतलब होता है एक क्लब का कुछ हेरिटेज है। तो हम लोग ने हमारा जो हेरिटेज है इतने सालों का, वो हम लोग ने प्रोजेक्ट किया। और आपको शायद मालूम होगा कि ये सर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हमारे पूजा, द ओनली दुर्गा पूजा इन मुंबई, जिसको हेरिटेज पूजा का स्टेटस दिया है। और इसके साथ साथ मुंबई में संगीत की धुन पर डांडिया खेलने जाने वालों की होड़ लगी है, तो फर्जी पास देकर और सस्ते पास के नाम पर ठगने वाले गिरोह भी सक्रिय हैं। पिछले दिनों ही बोरीवली में ठगों का एक गिरोह पकड़ा गया था। अब सस्ते में पास दिलवाने के नाम पर 156 लोगों से 5 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बोरीवली की एमएचबी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें पुलिस के पास सिर्फ एक मोबाइल नंबर का ही क्लू था, बट उसको इससे पूरी छानबीन करते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने एमएचबी पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम ने अरेस्ट करने में सक्सेस प्राप्त किया है। चारों के नाम अश्विनी रमाकांत सुर्वे, श्रीपाल बगड़िया, सुशील तिरलोटकर और संतोष गुमरे, ऐसे 4 आरोपी हैं। सभी मोस्टली लोकल बोरीवली, चारकोप, कांदिवली इस एरिया के रहने वाले हैं और पहले भी इस तरह के पासेज वगैरह अरेंज करने में रहे हैं, पर पहले हर साल ओरिजिनल करते रह रहे हैं। इस साल उन्होंने इस तरह का चीटिंग किया है। नवरात्रि में मुंबई में बड़े पैमाने पर गरबा का आयोजन होता है, जिसमें जाने के लिए 500 से लेकर 1000 रुपए की एंट्री फीस होती है। जितना बड़ा कलाकार उतनी बड़ी फीस। नवरात्रि के 9 दिन के हिसाब से ये रकम हजारों में जाती है। सभी 9 दिनों के सीजन पास की कीमत 3800 से 4000 तक जाती है। फिर भी बिक्री शुरू होते ही आयोजक सोल्ड आउट बताते हैं। जो सीजन पास है टोटली सोल्ड आउट फॉर ऑल 9 days. Total ground is capital of 35,000.
तो हमारा टारगेट होता है 24-30, 5000 का स्पेस हम बफर रखते हैं। कई बड़े गरबा आयोजनों में अक्सर पैसे देकर भी पास नहीं मिलता या फिर बहुत महंगा मिलता है। डिमांड और सप्लाई के इसी अंतर का फायदा अक्सर ठग उठाते हैं। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और त्योहारों का मौसम है तो बीजेपी किस तरह से मौका ढूंढते हुए हिंदू वोटों पर मेहरबान हो रही है, आइए उसकी बात करते हैं। मुंबई की हम तस्वीरें देखें तो यहाँ पर हर प्रांत और संस्कृति के लोग आकर रहते हैं। ऐसे में उनके त्योहारों को भी बड़ा मौका मिलता है, सभी लोग शामिल होते हैं। इसीलिए नवरात्र के इस समय में दुर्गा पूजा हो, गरबा हो, डांडिया हो, रामलीला हो, इन सब की तस्वीरें सुर्खियों में छाई रहती हैं। और एक खास बात यह है कि मुंबई में ऐसे करीब 300 से ज़्यादा आयोजन है जिसके पीछे बीजेपी दिखती है। करीब 90% जो बड़े मंडल हैं वो या तो बीजेपी के आयोजक उससे जुड़े हुए हैं या फिर बीजेपी का उनको समर्थन है। देखिए ये रिपोर्ट। हर प्रांत से आए लोगों को खुद में समाये मुंबई की तस्वीरें त्योहारों के दौरान बेहद दिलचस्प होती हैं। गरबा के बड़े पंडालों के साथ साथ रामलीला की धूम भी उतनी ही दिखती है। और इस साल इन त्योहारों के आयोजन को बीजेपी नेताओं ने और भी भव्य बनाया है। शहर में करीब 300 ऐसे आयोजनों में 90% बड़े मंडल बीजेपी नेताओं द्वारा आयोजित या फिर उनके द्वारा समर्थन से बने हैं। अशोक गोयल 40 सालों से रामलीला देखते आ रहे हैं। कहते हैं कि शासक कोई भी हो, राम भक्ति तो कभी नहीं छूटेगी। सियासी टिप्पणी, लेकिन ये तो रामलीला आज से नहीं हो रही है। मैं तो छोटा बचपन में उधर बानर का रोल किया हुआ है हरियाणा में, तो भी सेवा में इसे बानर का रोल किया। समझो कि मैं 5 साल का था, आज से समझो 56 साल पहले की बात है। सेना में भर्ती होकर वही रामलीला देखते थे। तभी कोई शासन से अपने कोई लेना देना नहीं, राम में है, राम में ही। दूसरे प्रदेशों से आकर मुंबई में बसे उत्तर भारतीय हों या फिर आम मुंबईकर, सिर्फ इस बात से खुश हैं कि ऐसे आयोजनों को और बढ़ावा मिल रहा है। रामलीला हम लोग काफी ज्यादा, हम सब यही चाहते हैं कि सब रामलीला देखे। हम तो हमारे यहाँ बिल्डिंग में सिक्योरिटी वाले को भी बोल रहे हैं सबको राम राम बोलो, जब आते जाते हैं सब राम राम का ही प्रचार करते हैं हम लोग। जो लोग कहते हैं कि अचानक से बीजेपी की सरकार आने के बाद लोग धार्मिक हो गए, उनको क्या कहेंगे? वो तो पहले से धार्मिक थे और वो धार्मिक थे पहले से, और भी धार्मिकता और आगे अच्छी तरह से निभाने के लिए उसको बल मिला है बीजेपी के थ्रू। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके थ्रू हमको एक प्रेरणा मिली है और अच्छी तरह से जिंदगी जीने के लिए, और हमारा विश्वास और बढ़ गया है सनातन धर्म के ऊपर। बहुत देखने का आनंद आ जाता है, जब मैं खुश हो जाता है जी। और होने चाहिए। क्यों? बस लोगों का जुड़ाव होता है और इतनी सुंदर लीला का दर्शन मिलता है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बाद लोग धार्मिक हो गए और इसीलिए इस तरह के आयोजन और बड़े हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक। ये चीज़ अलग है, वो अलग बाद में आना वो अलग चीज़ है। ये हमारा बचपन गुजर गया, हम इनको पहले से मतलब इससे हम जुड़े हुए हैं ना। और बीजेपी आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, और इनका प्रचार करे अच्छा ही है अपने लिए। ये अपना हिंदू धर्म का जो प्रचार है उसमें देखने को मिलता है। पहले के रामायण के, महाभारत के जो भी है उसके रामायण को देखने को मिलता है। हिंदू धर्म का पालन कैसे करना है, क्या करना है, वो देखने को मिलता है। बीजेपी नेता कहती हैं ये त्योहार नहीं, हमारे लिए संस्कार हैं। आयोजक कहते हैं कि बीजेपी से पहले मंडलों को इतनी सहूलियतें मिली ही नहीं। इस बार रामलीला आयोजकों से ली जाने वाली फीस में 50% कटौती हुई है और इजाजत के लिए 1 विंडो सिस्टम लागू हुआ है। रामलीला और गरबा ये तो हमारे संस्कार हैं, इसको तो हम नहीं छोड़ सकते ना। और ये तो बहुत बड़े पैमाने पे, मैंने बताया कि सरकार भी चाहती है कि कार्यक्रम बड़े पैमाने पे हो और लोगों को आसानी हो। आप कहीं देख रही हैं कि कोई सुन रही है, कोई दंगा फसाद, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत इजी गोइंग सब कुछ हो रहा है। राम कौन है, सीता मैया कौन है, हनुमान जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, ये जो पूरा रामायण क्या है उसको बताने के लिए ऐसे जो ये आदरणीय लोग जो हैं, ये लोग लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो सरकार ने जो साथ दिया है, 1 विंडो सिस्टम किया है कि लोगों को इजी हो, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बीजेपी की सरकार है तो हमारे को सब चीज की सहूलियत है। पहले हमारे को बहुत तकलीफ होती थी, मंत्रालय तक के भी चक्कर लगाने पड़ते थे परमिशन के लिए, और लाउड स्पीकर की थी,
पुलिस परमिशन की थी, वो बहुत चक्कर लगवाते थे। अभी मतलब गवर्नमेंट बीजेपी के आने के बाद में उन्होंने बहुत सुगम बना दिया। वहीं नवरात्रि में गरबा डांडिया के बड़े आयोजन उत्तर भारतीयों के लिए उत्तर मुंबई में ही अब तक होते आए हैं, पर अब बीजेपी ने इसे अंधेरी इलाके तक खींचा है। गरबा ग्राउंड पर राम मंदिर के थीम से पंडाल सजे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राम मंदिर की सोच कई सालों से देखते आ रहा था। जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी का सपना पूरा किया, पूरे भारत का सपना मोदी जी ने पूरा किया है और राम मंदिर का भव्य प्रतिष्ठा अगले साल होने वाली है। वही सोच के हमने राम मंदिर की ये गेट बनाया। महाराष्ट्र में भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं, इसलिए पुरानी पाबंदियां कम हो रही हैं और त्योहारों के नाम पर थोड़ी सियासी चमक बढ़ती दिख रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देश की सबसे आधुनिक और हाईटेक रेल सेवा नमो भारत का उद्घाटन आज हो चुका है। कल से आम लोगों के लिए ये शुरू हो जाएगी। सुबह 6 बजे से पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, इसमें सफर करके इसका जायजा लिया। खास बात यह है कि इसकी 50% से ज्यादा जो स्टाफ है वो महिलाएं हैं। देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे एडवांस रैपिड रेल सेवा रैपिडेक्स नमो भारत शनिवार सुबह 6 बजे से आम मुसाफिरों के लिए शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन पर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रैपिडेक्स नमो भारत ट्रेन में सफर कर आम यात्रियों के लिए तैयार सुविधाओं का जायजा लिया। स्कूली बच्चों के साथ साथ ट्रेन के संचालन में अहम भूमिका निभाने वाले महिला स्टाफ से भी मिले। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। रैपिडेक्स नमो भारत देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। देश की सबसे आधुनिक, हाईटेक और सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली रैपिडेक्स नमो भारत ट्रेन की क्षमता 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने की है। जब ये ट्रेन जून 2025 तक पूरी तरह से मेरठ और दिल्ली के बीच ऑपरेशनल हो जाएगी तो उस दौरान ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी, जबकि इसकी स्टैंडर्ड स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है ना, उसके अंदर इतनी आवाज आती है कि जैसे वो हवाई ट्रैक्टर है। हवाई ट्रैक्टर से भी ज्यादा आवाज आती है, कान को बंद रखना पड़ता है। हवाई जहाज में जो आवाज आती है, मैंने आज देखा कि नमो भारत ट्रेन में हवाई जहाज से भी आवाज कम है। ये हाईटेक रैपिड रेल सेवा साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट से 17 मिनट में पूरी करेगी। पहले फेज में 5 स्टेशन होंगे: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। रैपिडेक्स नमो भारत ट्रेन का किराया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कुछ ज्यादा है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच स्टैंडर्ड कोच का किराया 20 रुपए से 50 रुपए तक होगा, जबकि प्रीमियम कोच का किराया 40 रुपए से 100 रुपए तक होगा। रैपिड रेल ट्रेन सेवा को लेकर गाजियाबाद के लोग उत्साहित हैं। 30 रुपए तो वैसे ही रखते हैं और इतने फास्ट 20 मिनट में हम साहिबाबाद से दुहाई मेट्रो स्टेशन पहुंच सकते हैं। तो इतनी सुविधाएं भी तो मिल रही है, एक जर्नी अच्छी जर्नी में। हाँ बिल्कुल, जर्नी कंफर्टेबल लेवल पे जाओगे बिल्कुल, और कम वक्त में पहुंच रहे हो, तो वो भी देखना है हमें। जो वर्किंग महिलाएं हैं तो उनको जो घंटों लग जाते थे, अब वो घंटों का सफर अब मिनटों में तय करती हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि हमारी सुरक्षा पहले देखी गई है। मोदी जी के लिए मैं बहुत ज्यादा ये सराहनीय बात है कि उन्होंने महिलाओं को एक ऊंचा, एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। राष्ट्र को समर्पित हो रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वक्त चुनावों का है, इसलिए प्रधानमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर चुटकी लेने से नहीं चूके। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं।
अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। रैपिड एक्स नमो भारत ट्रेन जून 2025 तक मेरठ से दिल्ली के बीच पूरी तरह से ऑपरेशनल होगी। साहिबाबाद से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की खबर, जहां कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का जीरा मुख्यमंत्री ने रद्द किया और ठीकरा उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर फोड़ा। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार पर उठ रहे आरोपों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के जीआर को ही रद्द करने का ऐलान कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का ठीकरा उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर फोड़ा है। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट देखिए। फडणवीस ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे शरद पवार के समर्थन वाली सरकारों ने ठेके पर भर्तियां की। इसका पहला निर्णय सुशील कुमार शिंदे जी कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री थे तब लिया गया और शिक्षा विभाग में लिया गया। उसके बाद जिस समय अशोक चव्हाण जी मुख्यमंत्री थे तब 3 जीआर निकले, जिसमें शिक्षक से लेकर तो अलग अलग पदों पर कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को लेने का प्रावधान किया गया। पृथ्वीराज चव्हाण जी जब मुख्यमंत्री थे तब 3 जीआर निकले गए और 2014 में फैसिलिटी मैनेजर्स को एम्पैनल किया गया। उसके बाद जिस समय राज्य में उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, उस सरकार ने एक धोरण के रूप में इसको स्वीकारा और फैसिलिटी मैनेजमेंट के टेंडर बुलाने का निर्णय किया, जिसको मान्यता स्वयं उद्धव ठाकरे जी ने दी है। ये उनकी सिग्नेचर है और इसकी सारी प्रक्रिया ये उनके ही काल में पूरी हुई। महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग विभागों में सरकारी पैनल में दर्ज एजेंसियों के जरिए ठेके पर नौकरियां दी जाती रही। शिंदे सरकार के कार्यकाल में भी इनको हरी झंडी मिली थी। इस बीच शरद पवार ने इस तरह की भर्तियों की आड़ में आरक्षण रद्द करने का गंभीर आरोप सरकार पर मढ़ा था। सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर भर्ती करने का फैसला लिया है, इस फैसले को लेकर हमारी भावनाएं तीव्र हैं। कई संगठनों ने मुझे इस विषय पर मुलाकात का निवेदन सौंपा है। आज नहीं तो कल सरकार को इस पर विचार करना होगा। पुलिस विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर इस तरह से भर्ती का हम विरोध करेंगे। भर्ती करायचा हा जीआर यांच्या सरकारचा आहे। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का जीआर इनकी सरकार का है। साल 2014 से 2019 तक ये खुद मुख्यमंत्री थे और अभी 1.5 साल इनकी ही सरकार है। क्या इन्हें कुछ पता नहीं चला? हम जब राज्यपाल को मिले और पूरी जानकारी उन्हें दी, तब राज्यपाल ने उनसे सवाल किए होंगे। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकार परिषद ली होगी और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार का चित्र आज इन्होंने अपनी पत्रकार परिषद में बनाया है। कांग्रेस ये पाप कभी नहीं करेगा। कांग्रेस से कभी पाप करना नहीं। सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है उससे युवाओं के बीच में सरकार की छवि को नुकसान पहुंच सकता है और राजनीतिक नुकसान को भांपते हुए सरकार ने जीआर रद्द करने का फैसला लिया है। यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और भाई आपको दिखाते हैं दिल्ली में मध्य प्रदेश से आए 6 प्रसिद्ध कलाकारों की शानदार कला प्रदर्शनी की तस्वीरें। दिल्ली के रविंद्र भवन ललित कला अकेडमी में मध्य प्रदेश से आए 6 प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा एक शानदार कला प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध लेखक और कला समीक्षक प्रयाग शुक्ला ने किया। इस प्रदर्शनी के जरिए कलाकारों ने आध्यात्मिक, प्राकृतिक और अपने मनोभावों को दर्शाया है। ये प्रदर्शनी 19 से 26 अक्टूबर तक लगेगी। 6 कलाकारों के इस ग्रुप का नाम एहसास ग्रुप है, जो अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स के जरिए सामाजिक संदेश दे रहे हैं। मेरा काम जो मेरा खुद का काम मेरी खुद की जो पेंटिंग्स हैं वो ये दर्शाती है कि एक महिला है, जो औरत है, वो किस तरह समाज के बंधनों में बंधी हुई है।
उसके बाद भी वो अपनी फ्रीडम, अपने गोल्स, जो उसके गोल्स है, जो उसकी सोच है, उससे ऐसा लोटस, उसकी जो फीलिंग्स है बाहर निकल रही है, उसकी हैप्पीनेस है बंधन के बाद भी। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के मशहूर बंगाल क्लब दुर्गा पूजा पंडाल से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहे NDTV इंडिया। नमस्कार।